हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल राठौर और जैसा कि हमने आपको बताया था कि कक्षा 10 का गणित बिल्कुल फ्री में यहाँ पर इसी चैनल पर प्रोवाइड करने वाली है, जो कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होगा। तो यहाँ पर कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो उसकी पहले बेसिक डेफिनेशन हम आपको दे देते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक यहाँ पे लिखा है, जैसे वे सभी संख्याएं जिन्हें एक संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, इन्हें ही वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये जो वास्तविक संख्याएं है, ये दो संख्याओं से मिलकर बनती है। जैसे एक अपरिमेय संख्या है और परिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं से ही मिलकर एक वास्तविक संख्याएं बनती है। और पहले मैं ये बता दूं कि परिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं और अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती है वो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। यहाँ पे जो परिमेय संख्या है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जा सकती है, जैसे 1/2, 3/4 या फिर 10/3। ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। और एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वह होती है जो पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती। जैसे कि यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं में लिख देता हूँ, जैसे √2, √3, √7। ये सभी जो संख्या है ये अपरिमेय संख्याएं होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि वास्तविक संख्या क्या होती है। उनमें मैंने दो संख्याएं बताई थी, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। तो इन दोनों के बारे में आपको पता हो गया होगा। तो अब मैं यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला सवाल यहाँ पे लेके आ चुका हूँ, जो कि वास्तविक संख्या चैप्टर का ही है। तो यहाँ पे लिखा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 140, तो 140 को यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। तो अभाज्य गुणनखंड ऐसी संख्या है, जैसे कोई संख्या मैंने आपको 12 दी, तो ये जो 12 है इसको मुझे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने के लिए मुझे जो अभाज्य संख्या है उनके गुणनफल के रूप में व्यक्त करना होगा। जैसे अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 हो गई, 3 हो गई, 7 हो गई, 5 हो गई। ये जो होती है ये अभाज्य संख्या होती है और इनके गुणनफल के रूप में किसी संख्या को व्यक्त करना ही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। तो यहाँ पे जैसे 12 मैंने लिखा है, तो यहाँ पर इसको मैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर व्यक्त करना चाहता हूँ तो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 3, ये सारी संख्या जो है ये अभाज्य संख्याएं है। और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल को यहाँ पर हमने कहा कि अभाज्य गुणनखंड, तो इसको ही अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और यहाँ पे ये जो 12 संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड यह है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 3, तो ये भी इसका अभाज्य गुणनखंड है। तो ऐसे यहाँ पर 140 दिया हुआ है, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड करना अब आप कर सकते हो, मैं करके दिखा दो, बहुत आसान है। तो जैसे यहाँ पे 140 लिखा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है, 2 सते 14, और यहाँ पर ये 0 आ जाएगी। फिर यहाँ पर 2 से 70 को काटेंगे तो यहाँ पर 35 आ जाएगा। फिर इसको हम 5 से काटते हैं, 5 से काटेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर हमको 7 से काटना है और यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर आया है, तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुना 5 गुना 7। तो 140 की जो अभाज्य गुणनखंड है वो यह है। तो आप समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं। तो अब हम दूसरा सवाल यहाँ पर उतार रहे हैं और उसको हम करके दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने दूसरा सवाल भी यहाँ पे उतार लिया है और मैं इसको करके दिखाता हूँ और एक ये सवाल कराऊंगा। और जो बचे दो सवाल है इसी टॉपिक पर, यानी कि अभाज्य गुणनखंड पर, तो वो सवाल आप खुद करेंगे। तो यहाँ पे मैं कराता हूँ। तो ये जो जैसे 156 है, 156 का मैं अभाज्य गुणनखंड करना है, तो पहले 156 को 2 से काटेंगे, यानी कि स्टार्टिंग बिल्कुल शुरू से करनी है। अगर दो पहले 2 से काटेंगे, 2 से नहीं कटता तो 3 से, 3 से नहीं तो 5 से या 4 से, ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे 156 यहाँ पे लिखा है, तो 156 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हम पहले इसको 2 से काटेंगे। तो 2 सते 14 और 2 अठे 16, फिर 2 से कटेगा ये, 2 तिया 6, 2 ना 18। अब यहाँ पर ना तो ये 3 से कट सकता है, तो यहाँ पे पहले 3 से काटेंगे। तो 3 कम 3, 3 तिया 9। अब ये संख्या जो है यह भाज्य संख्या या सिर्फ 13 से कट सकती है, तो यहाँ पर हम इसको 13 से काट देंगे। तो हमारे पास जो यहाँ पर आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो यानी कि यही जो है इसका अभाज्य गुणनखंड है, किसका, 156 का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुना 3 गुना 13। तो यहाँ पे ये जो है ये इसका आंसर है। तो ऐसे ये जो दूसरा सवाल है ये बहुत आसान है, ये भी मैं करा देता हूँ। और इससे जो बचे दो सवाल है वो आप खुद करेंगे। तो यहाँ पर ये जो 3 8 2 5 है, इसका जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो स्टार्टिंग तो 2 से ही करेंगे, अगर 2 से नहीं कटता तो फिर 3 से करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको 3 से काटते देखते हैं, 2 से तो ये कटेगा नहीं। तो 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 2 बचे तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, यानी 3 सत्ते 21, और यहाँ पर 1 3 पंजे 15। और फिर हम ये देखते हैं कि ये 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, नहीं तो उससे अगली संख्या पे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 से काट के, तो ये 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो अब हम देखेंगे कि ये 5 से कटता है 3 से, तो ये
5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पे हम 5 से काटेंगे तो 5 अठे 40 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। तो पंजे पंजे 25, यानी हमारे पास आ गया 8 और 5, और ये भी 5 से ही कटेगा। तो यहाँ पर 5 से काटेंगे, 5 की कम 5, और यहाँ पे 3 बचे, 5 सत्ते 35। अब ये 17, ये भी अभाज्य संख्या है, ये खुद से ही कटेगी। तो यहाँ पर हम 17 से इसको भी काट देंगे। तो यहाँ पर ये 17 से हमने इसको भी काट दिया। तो जो हमारे पास उत्तर आया है वो आया है यहाँ पर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर गुना 17। यहाँ पे मैंने थोड़ा रफ तरीके से लिखा है, आप अपनी नोटबुक में इसको बिल्कुल साफ तरीके से लिखना। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा है, और क्योंकि ये थोड़ा बोर्ड भी जो है छोटा है, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने रफ तरीके से लिखा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर के जो सवाल थे, मतलब जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें 2 3 शायद 4 सवाल थे, जिनमें से मैंने 2 3 सवाल करा दिए थे। तो उसके बाद ये जो दूसरा सवाल है यहाँ पे ये है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुना एलसीएम है। यानी कि जो हमें ये दो संख्या दी है इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुना के बराबर आना चाहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। यहाँ पे जो एचसीएफ है और ये एलसीएम है, यानी एचसीएफ ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और यहाँ पर ये जो एलसीएम है यह है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जिन्हें हिंदी में कहते हैं, यहाँ पर ये जो एचसीएफ है इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तन। और ये जो एलसीएम है इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्तन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनकी फुल फॉर्म भी बता दी है, उनने हिंदी का अर्थ भी बता दिया है। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं इस संख्या के, इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम। तो उसके लिए पहले हम इनको गुणनखंड करते हैं। तो पहले 26 का गुणनखंड करेंगे और फिर 91 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम 26 का गुणनखंड करते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम 26 का गुणनखंड करते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पहले 2 से काटेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे संख्याएं बढ़ती जाएगी अगर 2 से नहीं कटता। तो पहले हम यहाँ पर 2 से काटते, 2 से कट जाए, 2 एकम 2, 2 दिया 6, और यहाँ पे 13 से, यानी कि इसके जो यहाँ पे गुणनखंड आए है ये 2 गुना 13, ठीक है। और फिर यहाँ पे ये 26 और 91। तो यहाँ पे 91 का करते हैं, 26 का हमने कर दिया। तो यहाँ पे जो 91 है इसका जब हम करेंगे, तो अगर ये हम 2 से पहले स्टार्टिंग 2 से करते हैं तो 2 से तो ये कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं किससे कटेगा। तो पहली संख्या यहाँ पर 7 आ रही है, तो हम इसको 7 से काट के देखते हैं। तो यहाँ पे 7 से 13 बार कटेगा। फिर यहाँ पे 13 जो है अभाज्य संख्या, ये खुद से कटेगी या फिर 1 से। तो यहाँ पे हम 13 से ही काटेंगे। तो यहाँ पे 13 से काट दिया है, और यहाँ पे 1, यानी कि जो 91 के गुणनखंड आई है वो यहाँ पर 7 गुना 13 आई है। तो जैसे कि यहाँ पे एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम। एचसीएफ हमने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पर ये 13 है। तो यानी कि जो हमारा एचसीएफ आ गया है यहाँ पे, ये एचसीएफ वो हमारे पास 13 आ गया है। और यहाँ पे ये जो एलसीएम है, यानी कि एलसीएम है लघुत्तम समापवर्तन, तो यानी गुणज इनका। तो यहाँ पे जो लघुत्तम समापवर्तन है वो हमारे पास आ गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक तो 7 है, एक 2 है और एक 13, यानी कि एलसीएम एक तो यहाँ पे 2 और 7 और 13। जैसे यहाँ पे 13 और ये 13 आया है तो उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे खाली 13 लिख दिया है, और यहाँ पे 2 और ये 7। तो यहाँ पे ये एचसीएफ हो गया, ये एलसीएम हो गया। तो हमें बताया है कि पूर्णांक के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो अब हम इनकी जांच कर देते हैं। तो मैं अब इसको मिटो देता हूँ। नहीं नहीं करना। तो यहाँ पे ये जो एचसीएफ है और यहाँ पे ये एलसीएम है। तो अब हम इनको चेक करते हैं, यानी कि इनकी जांच करते हैं। तो इनकी जांच करने के लिए इसने हमें बताया कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि ये दो संख्या जो इन्होंने दी है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो दो संख्या है, यानी कि 26 गुना 91, ये बराबर आना चाहिए एलसीएम गुना एचसीएफ। तो हमारे पास ये 26 और 91 गुना करेंगे और बराबर हो जाएगा एलसीएम और एचसीएफ की, यानी 26 गुना 91 बराबर आना चाहिए 2 सत्ते 14, यानी यहाँ पे 13। एलसीएम हमारा क्या दिया है, 2 7 13, यानी कि 2 सत्ते 14, 14
गुना 13, और यहाँ पर ये जो एचसीएफ हमारे पास दिया है, एचसीएफ हमारे पास 13 आया है, तो यहाँ पर 13, और 26 गुना 91 बराबर होना चाहिए 14 गुना 13 का वर्ग। तो आप इसको कुछ सोल्व कर लेना और ये इसके बराबर आ जाएगा, यानी कि ये हमारा सही है। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन इस पे यहाँ उतारते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो पहला सवाल था वो आपको करवा दिया था, और यहाँ पे दूसरा सवाल है 510 और 92। वो इसमें भी ऐसे ही करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के। तो ये हम दोनों चेक करते हैं कि इनका गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पर 510 का पहले गुणनफल करते हैं और फिर 92 का गुणनफल करते हैं। तो यहाँ पे 510 का गुणनफल करते हैं, तो पहले हमने कहा था कि पहले 2 से स्टार्टिंग करेंगे, अगर 2 से नहीं है तो 3 या 4 से करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 से इसकी स्टार्टिंग करते हैं, तो 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर हम यहाँ पे देखेंगे 2 से कट रहा है नहीं कट रहा है। अगर 2 से नहीं कट रहा है तो यहाँ पे 2 5 5, तो ये किससे कट सकता है? ये 3 से कट सकता है। तो हम इसको 3 से काट के देखेंगे। तो यहाँ पे 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 पंजे 15, तो यहाँ पे 8 और 5 आया है। अब हम इसको देखेंगे 2 से तो कटने वाला नहीं है कि ये और किससे कटेगा। तो यहाँ पे ये मेरे हिसाब से 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से नहीं कटेगा। 3 के बारे में 85 आता ही नहीं है। तो यहाँ पे इसको 5 से काटेंगे तो 5 ही कम 5, और यहाँ पर 5 से 35, तो यहाँ पे 17 बचा है, जो कि 17 एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो ये खुद से ही कटेगी। तो यहाँ पे 17 से हम ऐसे यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इसके गुणनखंड आए हैं 510 के, तो वो यहाँ पर 510 के जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं वो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अब उसके बाद हम 92 के गुणनखंड करते हैं। तो 92 के गुणनखंड हम इस प्रकार करेंगे कि पहले तो उसको 2 से काटने की कोशिश करेंगे, और जो कि 2 से दिख ही रहा है कि 2 से कट जाएगा। तो 2 चौक 8 और 2 छकी 12, फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 3 4, 2 3 6। अब ये खुद से ही कटेगा, क्योंकि 23 एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से ही कटती है फिर 1 से। तो यहाँ पर हम 23 से इसको भी काट देंगे। तो जो 92 के गुणनखंड आए हैं हमारे पास, वो आए हैं 2 गुना 2 गुना 23। अब इसका हम दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ और एलसीएम यानी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे इन दोनों में मेन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो एक तो यहाँ पे हमें 2 दिख रहा है, और यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 2 है। वो बस इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो शायद 2 ही होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे 2 ही है। अब इनका एलसीएम देखते हैं। तो जो इनका एलसीएम होगा यहाँ पे 2 गुना 17 गुना 3 गुना 23, ये इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, और ये इनका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। तो यहाँ पे जो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो 2 आया है, और जो लोवेस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 17 गुना 23। तो अब हम इन दोनों की गुना करेंगे और इन दोनों की गुना करेंगे, और देखेंगे कि ये बराबर आया है या बराबर नहीं आया है। तो यहाँ पे 510, यहाँ पे हम इनकी जांच करेंगे। तो यहाँ पे 510 गुना 92, जो कि बराबर होना चाहिए 2 गुना, ये 2 3 या 6 हो जाएगा, 6 गुना 17 गुना 23, यानी 510 गुना 92 बराबर हो जाना चाहिए 12 गुना 17 गुना 23 के। तो अब ये जो कैलकुलेशन है आप कर लेंगे। अगर ये बराबर आता है तो सही है, और बराबर नहीं आता है तो ये सही नहीं है। तो यहाँ पे यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर ये बराबर आ जाता है तो ये जो इसने कथन दिया है ये सही माना जाएगा, यानी कि ये फॉर्मूला सही माना जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो आप खुद से करेंगे और आंसर सही आ जाएगा, आंसर शीट में चेक कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पर, तो दूसरे क्वेश्चन का ये जो बच्चों दूसरा सवाल यहाँ पे मैंने लिख दिया है, और चलो इसको सोल्व करते हैं, और इससे एक और अगला सवाल है उसको आप सोल्व करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो दूसरा सवाल है 510 और 92 है, और जैसे कि इसमें भी ऐसे ही करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे 510 और 92 का हम गुणनखंड करते हैं। तो 510 का गुणनखंड ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है।
तो पहले हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 से यहाँ पे कितनी बार कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर हम इसको अगर 3 से कट रहा है तो 3 से काटेंगे, और 5 से कट रहा है तो 5 से। तो यहाँ पे 3 से कट रहा है तो हम यहाँ से 3 से काटते हैं, 3 अठे 24, यहाँ पे 1 बचा और 3 पंजे 15। उसके बाद यहाँ पे ये 5 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो यहाँ पे हम 5 से काट देंगे इसको, 5 एकम 5 और 5 सते 35। उसके बाद जो 17 है ये एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से कटती है या फिर 1 से कटती है। तो यहाँ पे 17 जो है खुद से कटेगा, तो यहाँ पे 1। उसके बाद हम 92 का गुणनखंड करते हैं, तो 92 का गुणनखंड भी इसी प्रकार करेंगे कि यहाँ पे पहले 2 से काटना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 चौक 8 और 2 छकी 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हमने दोनों के गुणनखंड यहाँ पे कर लिया है। अब इनसे हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो इनके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके बाद यहाँ पर हम ये जो जैसे यहाँ पे 510 है, इसके पहले इनके वो करते हैं। 510 का जो गुणनखंड आया है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो इनके यहाँ पर हमने लिख दिया है, ऐसे ही हम 92 का लिख देंगे। इसके जैसे हमने गुणनखंड करे हैं तो यहाँ पे ये जो आया है 2 गुना 23, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 23। अब एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा। तो एचसीएफ जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। और लोएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि लघुत्तम समापवर्तन, तो जो लघुत्तम समापवर्तन है वो यहाँ पे आपको ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा गुना 3 हो जाएगा गुना 5 हो जाएगा गुना 1 17 हो जाएगा और गुना 23 हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को चेक करेंगे कि यहाँ पर ये इसके बराबर ऐसे आ रहा है नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मैं तो यहाँ पे रफली कर रहा हूँ, आपको अच्छे तरीके से अपने मतलब जो नोटबुक होगी, आप नोटबुक बनाओगे तो उसमें साफ तरीके से लिखना है। मैं तो आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखना हो क्योंकि ये बोर्ड भी बहुत छोटा है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 2 संख्या दी गई है 510 गुना 92 बराबर आनी चाहिए 2 तो यहाँ पे 510 गुना 92, एलसीएम हमारे पास कितना है 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 पंजे 15 गुना 17 गुना 23 और गुना एचसीएफ जो हमारे पास आया था, एचसीएफ हमारे पास 2 आया था, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आप चेक कर लेना इन दोनों का गुना करके और इन दोनों का गुना करके ये दोनों बराबर आने चाहिए, जब भी हमारा क्वेश्चन सही माना जाएगा, वो जो ये कथन है ये सही माना जाएगा। तो ये आप जो यहाँ पर इनकी गुना होगी इनको बराबर करके आप खुद लिख लें। अगर इन ये बराबर नहीं होते हैं इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। तो अब हम इससे अगला हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया और दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे करा दिया, जिसमें हमने 2 क्वेश्चन इसमें करा दिए हैं और थर्ड क्वेश्चन है वो आप खुद से करना। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम ये तीसरा क्वेश्चन लेके आए हैं जिसमें यहाँ पे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। और इससे पहले भी हमने एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीख लिया, तो ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है, बस बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे ये 12 15 और 21, तो इनके हम यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। तो पहले 12 का करते हैं और यहाँ पे 15 का और यहाँ पे 21 का। तो जैसे हमने कहा था कि पहले 2 से ही काटेंगे, तो यहाँ से 2 से काटते हैं, तो 2 छकी 12, 2 दिया 6, 3 कम 3 और इसको 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 5 कम 5, इसको 3 से काटेंगे, 3 से 21, 7 कम 7, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है और ये 7 से कटेगा, ऐसे 5 और ऐसे ही 3। तो यहाँ पे इन तीनों के लिख लेते हैं कि 12 का हमारे पास गुणनखंड क्या आया है 2 का स्क्वायर गुना 3, और ऐसे ही हमारे पास यहाँ 15 का क्या आया है 3 गुना 5, और ऐसे ही यहाँ पे ये 21 का क्या आया है 21 का आया है हमारे पास 3 गुना 7, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो उसके बाद हम इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ पे जो एचसीएफ हमारे पास आया है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं आप सोचो, इसको इंग्लिश में तो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तन। तो यहाँ पे जो महत्तम समापवर्तन हमारे पास आया है, तो ये आपके यहाँ पे कॉमन देख सकते हो, ये जो 3 है ये हमारे पास एचसीएफ आया है। ऐसे ही एलसीएम हमारे पास क्या है, जो कॉमन इनमें क्या दिख रहा है, पहले तो हम ये 2 लिख लेंगे यानी कि 2 का स्क्वायर
उसके बाद हम यहाँ पे 3 है, 3 रिपीट नहीं करेंगे, 3 एक बार ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे ये 5 और फिर 7, यानी कि एचसीएफ तो हमारे पास 3 आ गया है और इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 दूनी 4 गुना 3 और 5 सत्ते 35, या इसे भी 5 गुना 7 और 4 दिया 12, 12 पंजे 60 और 60 की 7 में गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 420 आ जाएगा। तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया है। अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, तो मैं दूसरा क्वेश्चन अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो पिछला क्वेश्चन था यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन था वो मैंने आपको करा देता। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे 17, 23 और 29 इनका मुझको एचसीएम और एलसीएम निकालना है। एचसीएम और एलसीएम निकालना बहुत आसान है, आपने 9th क्लास में सीखा होगा और बस ये फर्स्ट चैप्टर है इसलिए थोड़ा आसान है, धीरे धीरे। वैसे 10th क्लास जो है मैं आपको बताना चाहूँगा 10th क्लास इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हैं वो हार्ड लगती है। यानी इसके मुकाबले जो 11th क्लास का मैथ है वो हाँ आप कह सकते हो वो थोड़ा हार्ड है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 17, 23 और 29 है, इसका गुणनखंड हम करते हैं। यहाँ पे 17 का गुणनखंड करेंगे तो ये 17 ही आएगा, और 23 का करेंगे ये भी अभाज्य संख्या है क्योंकि तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी। तो 23 का करेंगे तो ये भी एक आएगा, 29 का करेंगे तो ये भी 29 से ही कटेगा। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि एचसीएफ क्या होना चाहिए। एचसीएफ एचसीएफ इसमें हम जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो यानी कि जो 17 है 17 का भी 17 ही आ रहा है, 23 का भी 23 और 29 का भी 29 ही आ रहा है। यानी कि इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 17 का जो गुणनखंड है वो 1 गुना 17 और जो 23 है वो 1 गुना 23 और जो यहाँ पे 29 है उसका हम गुणनखंड लिख सकते हैं 1 गुना 29। अब तो आप इनमें निकाल सकते हो कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ है, एचसीएफ हमने कहा था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं हर बार हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो जो एचसीएफ होता है ये वह संख्या होती है जिससे ये जो तीनों संख्याएं है ये विभाजित हो सके, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ऐसा संख्या है, दो ऐसी संख्या है जिससे ये जो तीनों संख्या यहाँ पे दी गई है ये तीनों संख्या विभाजित हो जाए। तो तीनों संख्याएं किससे विभाजित हो सकती है, एक से हो सकती है क्योंकि और तो यहाँ पे कोई संख्या हमें नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे जो एचसीएफ इनका होगा वो यहाँ पर एक आ जाएगा। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम क्या आता है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, तो अब सीधा आप निकाल सकते हैं जो एलसीएम यहाँ पर होगा। एलसीएम होगा 17 गुना 23 गुना 29 और इसको आप सोल्व कर लेंगे तो इसको सोल्व करके आ जाएगा 11 3 3 9। तो एचसीएफ तो यहाँ पर ये आ गया है और एलसीएम ये आ गया, ये हमारे पास उत्तर है। और इससे अगला जो क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन और रह गया है जिसको आप खुद से करना। और ये जो यहाँ पे सवाल है ये मतलब सिंपल सवाल है, पहली एक्सरसाइज है, यानी पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर तो आसान ही है। तो चलिए अब ये थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया, मैं फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है और ये भी बहुत आसान है इसका, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला लगना है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इसमें जो फॉर्मूला लगना है यानी कि सूत्र जो है हमारे पास वो बराबर है HCF इंटू एलसीएम बराबर होगा A इंटू बी। A इंटू बी क्या है, हमें A क्या दिया है, यहाँ पे ये जो हमें A दिया गया है 306 है और जो B दिया गया है यहाँ पे हमारे पास 657 यानी कि 657 है। और इसमें यानी कि जो HCF गुना एलसीएम है वो बराबर है A गुना B के। तो हमारे पास A जो है, पहले हम HCF और एलसीएम का गुणनफल हमें क्या दिया है हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमें निकालना क्या है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए HCF बराबर 9 दिया है और जो एलसीएम है वो हमें ज्ञात करना है, जिसमें हमें संख्याएं 306 और 657 दी गई है। तो यहाँ पे जो HCF दिया गया है वो यहाँ पे 9 दिया गया है, एलसीएम हमें निकालना है और A हमारे पास 306 और B हमारे पास 657 है। तो अब एलसीएम निकाल लेंगे और ये जो 9 गुना है इसको हम डिवाइड में ले जा लेंगे। तो ये जो एलसीएम है ये बराबर हो जाएगा 306 गुना 657 बटे में 9। अभी जो 3 से कटेगा और ये भी 3 से कटेगा तो इसको 3 तिया 9 हो जाएगा और 3 एकम 3 3 दूनी 6। अब हमारे पास जो एलसीएम आ गया है वो बराबर आ गया है 102 गुना 657 बटे 3। और यहाँ पे अब 3 से अब देखेंगे कि ये कट रहा है, ये कट रहा है, 3 से हमारे पास 102 कट रहा है तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 3 चौक 12 यानी कि 34 गुना 657। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा यानी जो हमारे पास एलसीएम है वो यहाँ पे बराबर हो जाएगा 34
गुना 657। तो अब 34 की गुना 657 में करेंगे तो हमारे पास जो एलसीएम है यहाँ हमारे पास आ जाएगा। ये कैलकुलेशन आप खुद से कर सकते हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब इससे अगले 3 सवाल और रह गए हैं, तो मैं 5वां सवाल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे छठा सवाल हम लेकर आए हैं और आप ये सोच रहे हो कि 5वां सवाल आपने क्यों नहीं कराया, और ये भी आपके मन में होगा कि 5वां सवाल सर से आता नहीं होगा। दोस्तों मैं तो यहाँ पे सवाल कर दूंगा, लेकिन 5वां सवाल जो है वो थ्योरी, प्रॉपर थ्योरी बेस्ड सवाल है और बोर्ड के लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको बोर्ड के लेवल के हिसाब से पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट है वो भी कराना है। और मैंने इसलिए नहीं कराया कि वो जो सवाल है वो थ्योरी बेस्ड सवाल था और लगभग 4-5 मिनट उसको समझाने में और लिखने में चली जाती। तो मैं सोच रहा था कि कम से कम टाइम में आपका ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे अब छठा सवाल देखते हैं। तो इसमें बोला है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक से भी कटती है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। भाज्य संख्या वह संख्या है जो एक से भी कटे और स्वयं से भी कटे और किसी और संख्या से भी कटे। तो यही होता है कि एक से भी कट रही है, स्वयं से भी कट रही है और किसी और अन्य संख्या से भी कट रही है, वही हमारी भाज्य संख्या होती है। तो हमें यहाँ पे सिद्ध करना है। तो यहाँ पे 7 गुना 11 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुना 11 गुना 1 प्लस 1 और 13। तो 7 की 11 में करेंगे तो ये 77 हो जाएगा। तो यहाँ पे 77 प्लस 1 और 13। अब 77 को 1 में जोड़ देंगे तो ये सिंपल सी बात है, और ये 78 गुना 13, यानी कि हमारे पास जो 78 गुना 13 है ये किसके बराबर है, इसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 13 की 78 में करेंगे, यानी कि 13 अट्ठे 104। तो 13 अट्ठे, मैं आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे 78 है और ये 13 है, 13 अट्ठे 104, हासिल लगे 10, 13 सत्ते 91, 91 और 10 हो जाएंगे यहाँ पर 101, 91 और 10। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास 1014। तो दोस्तों इसके बराबर किसके बराबर आया है 1014 के, यानी कि जो 1014 हमारे पास संख्या है वो 1014 जो हमारे पास संख्या है वो यहाँ पे 78 से भी विभाजित हो रही है और 13 से भी, यानी कि 1014 जो ये हमारे पास संख्या है वो 78 से भी विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी, यानी कि ये इसके गुणनखंड है 78 और 13। और ऐसे यहाँ पे दूसरा है 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 5। यहाँ पे हम 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 7 गुना 6 गुना 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1, और यहाँ पे हमने 5 कॉमन लिया तो 5 आ जाएगा। दोस्तों हमारे पास थोड़ा बोर्ड छोटा है तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे 7 कम 42 और 4 या 12 और 2 एकम 2, यानी कि 42, 7 छंग 42, 4 या 12, 4 या 12 दूनी 24, यहाँ पे हम 24 लिख देंगे प्लस 1 यहाँ पे 5। तो 42 की 24 में करेंगे, उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे और फिर 5 से गुना कर देंगे, यानी कि हमारे पास 5 गुना 42 की 24 में करके देखते हैं। 42 24, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि 8, 6 चौक 24 और यहाँ पे 2। देखो यहाँ पे आपकी समझ में आएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, यानी कि 8, 6, 4, यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गई थी, 6 4 10 हो जाएंगे, 8 1 9 1 10, यानी कि 1008, 1008, यानी कि हमसे यहाँ पे कुछ, हाँ 1008 प्लस 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना 1009, जो बराबर आ जाएगा 505। दोस्तों ये थोड़ा रफ तरीके से हो गया, आप अपनी कॉपी में मैनेज कर लेना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 5045 जो है, यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ।
यहाँ पे जो हमारे पास 5045 है वो बराबर है 5 गुना 1009 के। तो यानी कि ये जो 5045 संख्या है ये किससे विभाजित हो रही है, 5 से भी और 1009 से भी, यानी कि शून्य से विभाजित हो रही है और इससे विभाजित हो रही है, यानी कि ये दो संख्या से विभाजित हो रही है। तो अगर दो संख्या से विभाजित हो रही है और फिर तीसरी अन्य संख्या यानी कि एक से भी हम इसको विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 5045 जो संख्या हमारी पास आई है वो 5 मल्टीप्लाई 1009 मल्टीप्लाई 1, यानी कि तीन संख्या यानी स्वयं से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है और 1009 इनसे भी हो रही है। यानी कि यह सिद्ध करता है कि हमारे पास जो ये संख्याएं दी गई है ये भाज्य संख्याएं है, यानी खुद से भी भाज्य है। हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी जो यहाँ पे एक से भी भाज्य है, स्वयं से भाज्य है और किसी और संख्या से भाज्य है। तो यहाँ पे बस अपनी जो आपकी जो नोटबुक होगी इसमें साफ तरीके से लिखना, मैंने बस यहाँ पे समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट सवाल बचा है जो है कि 7वां सवाल है। तो 7वां सवाल मैं अभी नहीं कराऊंगा, जब मैं अगली एक्सरसाइज कराऊंगा यानी कि एक्सरसाइज 1 की जब एक्सरसाइज 1.2 कराऊंगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.1। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्सरसाइज 1.1 थी वो हमने कंप्लीट करा दिया है, जिसमें हमारे पास बस ये 7 क्वेश्चन रह गया है। इसको मैं अगली एक्सरसाइज में कराऊंगा, पहले मैं यही सवाल करूंगा, इतना आप इसको थोड़ा अपने दिमाग से देखना कि हमसे होता है बहुत आसानी, इसमें भी एलसीएम और एचसीएफ भी लेना है। तो दोस्तों हमारे पास ये बिल्कुल कंप्लीट अच्छे तरीके से हो गया है। तो दोस्तों अगर लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या क्या कमी रही, क्योंकि पहली बार हमने पढ़ा है और पहला ही चैप्टर एक्सरसाइज बना, हमारे चैनल का पहला ही मतलब पढ़ाने के लिए एक वीडियो है, ये लेक्चर है। तो अगर कुछ कमी रही होगी तो उसको हमें जरूर कमेंट में बताएं, हम उसको पूरी करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।